नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम महाराष्ट्र में मचे सियासी बवंडर पर चर्चा जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के सियासी गणित के अंक मुंबई और गुवाहाटी के बीच घट बढ़ रहे हैं। हर पार्टी की स्थिति का अपने अपने तरीके से आकलन किया जा रहा है और नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, लेकिन कौन सा समीकरण सत्ता हासिल करने के लिए सटीक बैठेगा, इसका अंदाजा किसी के पास नहीं है। पूरे प्रकरण में बीजेपी तकनीकी तौर पर मूक दर्शक बनकर स्थिति का आकलन बाहर से कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बिखर चुके कुनबे को समेटने के लिए हिंदुत्व का इमोशन कार्ड खेल रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे से समझौता करने का जो आरोप उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर लगा, उद्धव की बेचैनी अब उस आरोपों से बाहर आने की है। उनकी यह छटपटाहट भी है कि अपनी इमेज पर लगे तुष्टीकरण के दाग को, हिंदू विरोधी होने के घाव को किस तरीके से भरे। तुष्टीकरण के जहर से मूर्छित हुए शिवसेना के फिर से शिवसेना में नई जान डालने और पार्टी पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की संजीवनी का डोज चाहिए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। अपने कोर एजेंडे से समझौता करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। आज अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि उद्धव को जिस संजीवनी के डोज की जरूरत है, वो डोज उन्हें मिलेगा कैसे। क्या इसी संजीवनी के बूते एकनाथ शिंदे ने भी बगावत की है? क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हिंदुत्व की संजीवनी अवश्यंभावी बन चुका है? करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद परिचय कराएंगे अपने मेहमानों से या फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत, क्योंकि महाराष्ट्र में हर पल सिचुएशन बदल रहा है, हर पल आंकड़े बदल रहे हैं, हर पल नई चीजें सामने आ रही है, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे के समय में हिंदू, हिंदुत्व और शिवसेना एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे ने कुर्सी की मोह माया में अपनी ही पार्टी की आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया और हिंदुत्व के खिलाफ वो सब कार्य किए जो शिवसेना सोच भी नहीं सकती थी। शिवसेना पर हिंदुत्व से दूर होने का पहला आरोप तब लगा जब उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। जिस कांग्रेस ने भगवा और हिंदू को आतंकी कहा, जिस कांग्रेस ने श्री राम सेतु को काल्पनिक कहा, हिंदुत्ववादी कही जाने वाली शिवसेना ने उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया। पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई, लेकिन शिवसेना चुप रही। पालघर के साधुओं की लिंचिंग के वो वीडियो देखकर आज भी खून खौल उठता है। महाराष्ट्र में ऐसे कई किस्से देखे और सुने जा सकते हैं। बेरहमी से साधुओं की लिंचिंग हुई, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तक देना जरूरी नहीं समझा। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी शिवसेना विरोधियों के साथ खड़ी नजर आई। जब मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो शिवसेना विरोधियों के साथ खड़ी नजर आई। जब शाहीन बाग से देश तोड़ने की साजिश रची गई तो शिवसेना ने या तो चुप्पी साध ली या फिर एनसीपी और कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाई। जब सीएए विरोध के नाम पर देश को जलाया जा रहा था तो शिवसेना विरोधियों के सुर में सुर मिला रही थी। जब राहुल गांधी हिंदुत्व की ज्वलंत मशाल वीर सावरकर को गालियां दे रहे थे, तब शिवसेना कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोग रही थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब नवनीत राणा उनके पति रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने के कारण जेल भेज दिया गया। और तो और जब ज्ञानवापी में 353 साल बाद बाबा विश्वेश्वर मिले तो शिवसेना इसका भी विरोध करती नजर आई। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज उद्धव सरकार पर काले बादल छाए हैं। शायद अब हिंदुत्व की संजीवनी ही इसे बचा सकती है। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
तो शिवसेना बुरी तरह इस चक्रव्यूह में फंस चुकी है और अपने पार्टी और अपने बिखरे कुनबे को बचाने की चुनौती उनके सामने है। सरकार तो उनके हाथ से निकलती ही दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि अब या तब कभी भी वो इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद जो उद्धव ठाकरे हैं उनके सामने पार्टी बनाने की, पार्टी बचाने की चुनौती होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। जयंत माइनकर जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, राजपूत शिवसेना के नेता है, और वैदेही तामर है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और सौरभ मालवीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। हालांकि पूर्व में बीजेपी के मीडिया कन्वीनर रहे, इसलिए मैं ये जानता हूँ या दर्शकों को भी बता दूँ कि बीजेपी की तरफ से बात करेंगे या बीजेपी की तरफ से एनालाइज करेंगे। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल नेता अभी जो है मेहमान के रूप में या पैनलिस्ट के रूप में अभी किसी भी चैनल पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ जो मेहमानों की लिस्ट है, जो पैनलिस्ट है हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि सब अपने अपने पक्ष से बोलें और जो उनको सही लग रहा है वही बोले। हमारी तरफ से कहीं से कोई दबाव नहीं है। सबसे पहले शुरुआत मैं राजपूत जी आपसे करना चाहूँगा कि ये जो पूरा सियासी संकट महाराष्ट्र में छाया हुआ है, सेंटर में आपकी पार्टी है, उद्धव ठाकरे है, और जो आरोप उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं उन आरोपों, वो आरोप पहले भी लगते थे, लेकिन अब लग रहा है कि इन आरोपों की अनदेखी करने की सज़ा जो है उन्हें मिल रही है और शायद इस बात को उद्धव ठाकरे भी समझ गए हैं, इसलिए वापस हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट रहे हैं। और कल जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया, सोशल लाइव के मीडिया के जरिए जो उन्होंने इमोशनल कार्ड रखा लोगों के सामने और हिंदुत्व और शिवसेना को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और बहुत सारी उन्होंने बात की। क्या आपको लगता है कि अब उद्धव ठाकरे सरकार बचाने की रेस से बाहर आ चुके हैं और पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये बताना चाहूंगा, देखिए कभी भी हम अपने जितने भी जो शिव सैनिक उस तरफ आप जैसे कह रहे हैं, जिस तरफ जितनी मीडिया हमारी एजेंसीज हैं, जो भी हमारे चैनल्स हैं, ये बोल रहे हैं कि उस तरफ जहां बैठे हैं वहां पर ये क्या मतलब वहां पे भी है तो हमारे ही तो सदस्य हैं, वो कोई बाहर से तो आया नहीं कोई, और हमारे सदस्य वहां बैठे हैं, कोई बाहर से वहां नहीं है। और दूसरा, वो सुबह के भूला है, शाम को घर वापस लौट आएगा तो उसको भूला नहीं कहा जाएगा। तो इसके ऊपर काफी कुछ चल रहा है। हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात कर रहा है और जल्द ही वो आ जाएंगे। मतलब अभी भी उम्मीद आपको बनी हुई है कि एकनाथ शिंदे जो है वापस आ जाएंगे और जो शिवसेना है वो फिर से एक हो जाएगी और जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा चलता रहेगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल मुकेश जी, वो घर वापसी होगी और जरूर आएंगे, क्योंकि शिव सैनिक है, सच्चे शिव सैनिक है और शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ी रही है और 56 सालों से हिंदुत्व के लिए अपने आप को परचम लेकर मैदान में है। यही तो आरोप है शिवसेना पे और इसी आरोप के चलते एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ी, बगावत की, आपके सारे विधायकों को तोड़ लिया कि शिवसेना अपने कोर एजेंडा, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उससे दूर जा रही है। और पालघर में साधुओं की हत्या होती रही, नांदेड़ में साधुओं की हत्या होती रही और आपकी सरकार, आपके नेता जो है चुपचाप देखते रहे, बैठते रहे और एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, मौन धारण किए रहा। जो अभी राणा का प्रकरण हुआ, जो हनुमान चालीसा वाला प्रकरण हुआ, उसमें भी उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने पर उन्होंने नवनीत राणा और उनकी पति को दोनों को जेल में डाल दिया। तो ये कौन सा आपका हिंदुत्व का एजेंडा है जो कि हनुमान चालीसा की बात करने पर आप जेल में डाल देते हैं? पालघर में साधुओं की हत्या होती है, चुपचाप बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है आपका? मुकेश जी, मंशा देखी जाती है। मंशा क्या होती है आपकी? आपकी मंशा हनुमान चालीसा पढ़ने की है या राजनीति करने की है? सर्वप्रथम ये देखी जाती है। तो आपको क्या पूरे देश को समझ आ गया? आप मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, पूरा देश समझ चुका है कि ये मंशा थी या राजनीति थी। चलिए ठीक है, हम मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बात का। आप पालघर के में साधुओं की हत्या पे कौन सी मंशा थी? चुप रहने की कौन सी मंशा थी? 11,000 पन्नों की चार्जशीट भी तो दाखिल हुई है और उनमें जो अपराधी थे उनको अंदर डाला गया, 100 से ऊपर थे, मतलब वो भी तो आपको याद रखना चाहिए। अगर आप लेकिन सब छूट भी गए ना, छूट भी गए ना, सजा कितनों को हुई? सारे नकली नाम थे, असली नाम को छोड़ दिया गया। सीआईडी से आप जांच करवा रहे हैं। देखिए खैर इस पे चलिए ठीक है, आप तो बचाव करेंगे चूंकि शिवसेना के नेता हैं और ये भी पता चल गया कि आप उद्धव ठाकरे के गुट के हैं, क्योंकि अभी जो नेता हमारे पास आ रहे हैं वो बोल के आ रहे हैं कि मैं इनके गुट का हूं, मैं उनके गुट का हूं। गुटबाजी शुरू हो गई है, सारे नेता आपके भाग के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, सारे आपके विधायक, और सरकार गिर रही है और सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। जयंत माइनकर जी महाराष्ट्र से है, स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। माइनकर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो स्थिति हुई है महाराष्ट्र में, कल भी आपसे बात हो रही थी, ये केवल अपने एजेंडे से दूर जाने के कारण हुई है या शिवसेना के भीतर का अंदरूनी खींचतान का ये मामला है और जो सत्ता की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी कुछ नेताओं को वो नहीं मिल पाई, उसका ये रिएक्शन आप मान रहे हैं केवल?
बिल्कुल आपने जो मुकेश जी, कभी कभी मेरे और आपके बिल्कुल विचार मिलते जुलते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार है और मैं भी पत्रकार हूँ। आपने जो आखिरी का स्टेटमेंट कहा वो बिल्कुल सही कहा। देखिए ये आज की बात नहीं है, ये 2017-18 से बात है। कभी भी एक बात चली थी जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और किसी शिवसेना वाले को उप मुख्यमंत्री बनाना की बात चल रही थी, जबकि नाम सामने आया उद्धव ठाकरे ने रखा चलिए सुभाष देसाई को बनाइए, तो एकनाथ शिंदे अपने साथ आधे से ज्यादा, उस वक्त 64 एमएलए उनके पास थे, उस आधे से ज्यादा लेके मातोश्री पहुंच गए, यह बोलते हुए कि अगर किसी को बनाना है तो मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। चलिए मैं ये भी बात मानता हूं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते थे, इसलिए ये उन्होंने भाजपा का 2.5 साल मांगे थे, नहीं मिला, वो यहाँ आके हिंदुत्व वगैरह छोड़ दो, वो यहाँ आके मुख्यमंत्री पद के लिए बैठ गए। आज उसी मुद्दे पर बिल्कुल एकनाथ शिंदे जो चाहते हैं कि मुझे कम से कम उप मुख्यमंत्री डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिलना चाहिए और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में उनको वो मिल नहीं सकता, इसके लिए वो हिंदुत्व का मुद्दा आगे करके जा रहे हैं। जितना सपोर्ट मिलेगा उतना अपने साथ लेंगे और नेचुरली भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उनके पास 37 एमएलए आए तो, और वो 37 लोग जिनको डिप्यूटी स्पीकर के सामने अप्रूवल मिला तो, अगर वो 36 हो गए तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन अगर देखिए ये तो सब कोई जानता है, ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, वो विधायक भी जानते हैं कि हम 36 हुए तो हमें डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा और 37 होंगे तभी हम अलग गुट के रूप में हमें मान्यता मिलेगी। तकनीकी चीज़ है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जो शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा, मैंने ये भी पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, ओरिजिनल शिव सैनिक होने का मुद्दा उठाया, ये तभी उठाया ना जब ये कमी उद्धव ठाकरे या जो महाविकास आघाड़ी में वो उन्होंने देखा, तभी तो इस मुद्दे का उन्होंने लाभ उठाया। ठीक है खींचतान होती है, लेकिन खींचतान में भी जी मैं ये मानता हूं कि उद्धव ठाकरे एमएलए से कम मिलते हैं, उन्होंने अपना सब कारोबार मातोश्री से किया, इसके ऊपर बहुत नाराजगी है, उन्होंने भी माना कि हाँ मैं कम मिलता हूं, ये कुछ चीजें हैं। संजय राउत का बड़बोलापन, कुछ भी बोल देना, यहाँ तक कि किरीट सोमैया को गाली वगैरह देना, हालांकि मैं भी कुछ बीजेपी को कई बार क्रिटिसाइज करता हूँ लेकिन गाली देना गलत है, तो ये सब बातें है। उनका संजय राउत का अप्रोच जो था, बोलने का रवैया था, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन इन सबको छोड़ते हुए उन्होंने जिस प्रकार से कल बोला, जो एक इमोशनल अपील, आपने भी अपने एंकरिंग में कहा कि वर्षा बंगले से अपने घर तक पहुंचे हुए जो एक इमोशनल अपील उन्होंने कहा और जो रिस्पॉन्स उनको लोगों का शिवसेना काडर का मिला, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक अलग उन्होंने बनाया है। और रही बात हिंदुत्व की, जो आपने मेरे को सवाल पूछा कि क्यों ये हिंदुत्व के लिए गए, क्या तो 2.5 साल क्यों रहे? 2.5 साल के पहले नवंबर 19 में जब सरकार बनी 3 पार्टियों की, तभी एकनाथ शिंदे क्यों नहीं गए? उनको ये अपेक्षा थी कि उनको कुछ मिल जाए। ठीक है, वैदेही तामर जी हमारे साथ है, वैदेही तामर जी है, मुझे लगता है कि वो आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएगी। वैदेही जी, क्या आपको लगता है कि जो कह रहे 2.5 साल क्यों नहीं गए, आज बगावत करने का ये समय क्यों चुना, क्या कहेंगे आप? 2.5 साल पहले की बात जब थी, जब उनको सरकार बनानी थी, उस वक्त उन्होंने एक बहुत इमोशनल कार्ड खेला था, ये कह के कि बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी, एक मंशा थी कि शिवसेना महाराष्ट्र में राज करे और शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। तो शायद हो सकता है उस इमोशंस को उस वक्त शिवसैनिकों ने बाय किया होगा या वो कन्विंस हो गया होंगे। बट जैसे जैसे सरकार चलने लगी वैसे वैसे मनमुटाव बहुत बढ़ते गए, क्योंकि घरानेशाही है या ये जो परिवारवाद है ये बहुत चला नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। और यहाँ पे क्या होने लगा कि जो कद्दावर नेता है वो दरकिनार कर दिए गए थे। हिंदुत्व का मुद्दा अफकोर्स थोड़ा बहुत साइडलाइन हो गया था, क्योंकि सेक्युलर आइडियोलॉजी पे जाते वक्त ये ज्यादा हिंदुत्व कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन्हें सभी को खुश रखना था। और जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि बाला साहब का जो हिंदुत्व था वो बहुत कट्टर हिंदुत्व था, इसलिए लोग उनके काटक थे। और बाला साहब चले जाने के बाद शिवसेना में वो दम तो नहीं रहा जो बाला साहब के टाइम पे था। और जब तक क्राइसिस तब भी हुए, बगावत तब भी हुआ था, बट बाला साहब ने उसको एक बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया और ऐसी बगावत किसी ने नहीं की कि वो एक नेता को ही नकार दे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत से फैक्टर्स हैं जो उद्धव ठाकरे ने दरकिनार कर दिए और
उद्धव ठाकरे के कुछ नेता जो थे बहुत ही सारा बोलने लग गए थे, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल। और ये सारी चीजें बहुत पाइलअप हो गई और अभी इन लोगों ने कर आया। हाँ बिल्कुल। हम जी जी, ये बात हम बात कभी पूरी नहीं बोल जी। सकते कि ये इसलिए कदम उठाया गया है कि वो दूसरा कुछ मुद्दा है, बट हिंदुत्व डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। और दूसरा, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के अंडर जो थी और शिवसेना अब जो डाइल्यूट हुई है, वो बहुत से कद्दावर शिवसेना को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। हम बिल्कुल। बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कद्दावर नेता तो छोड़ दीजिएगा आप। बिल्कुल। सौरभ जी मैं आपके पास आऊँगा। ये एक अच्छा मूव, या मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ भारत की राजनीति में 2014 के बाद से जो चेंजेज आए हैं उसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इससे पहले जो सरकारें बनती थी और गिरती थी उसमें तुष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण रोल होता था, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र में ये देखने को मिल रहा है कि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने 24 साल के अनुभव में, कि हिंदुत्व का एक मुद्दा है। हिंदुत्व के कारण जो है सरकार बन रही है और सरकार गिर रही है, क्योंकि किसी ने हिंदुत्व का साथ छोड़ दिया और कोई हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आ रहा है, इसलिए वो सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच रहा है। क्या इस पूरी स्थिति पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, और मैं ये भी आपसे चाहूँगा कि क्या बीजेपी सही में इस पूरे खेल के पीछे में है, पर्दे के पीछे में है, पूरा गेम बीजेपी कर रही है, या ये शिवसेना का अंदरूनी मामला तक सीमित है? मुकेश जी, बहुत ही वाजिब सवाल है जी और मैं इसको दो प्रकार से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत की राजनीति में महाराष्ट्र राज्य एक अलग प्रकार की राजनीति से हमेशा जानी गई है, पहचान उसकी एक अलग राजनीतिक छवि है, अलग कार्य पद्धति है। एक बात, क्योंकि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र का ज्यादा विकास हुआ है। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि किस राजनीति में और समाज जीवन में इकबाल एक शब्द होता है, बिल्कुल, जिसको धाक कहते हैं। इकबाल ठाकरे परिवार का और ठाकरे जी का इकबाल महाराष्ट्र में बोलता था, महाराष्ट्र में चलता था। और महत्वपूर्ण बात यह है मुकेश जी कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे साहब कहीं नहीं थे और सब जगह थे। बिल्कुल, पद पर नहीं थे, लेकिन उनके बिना महाराष्ट्र में कुछ होता नहीं था। ऐसे बाला साहब ठाकरे थे। अब जरा सा दूसरी बात इसमें कि उद्धव ठाकरे जनप्रतिनिधि नहीं रहे, उद्धव ठाकरे चुनाव में सक्रिय रूप से नहीं रहे, उद्धव ठाकरे राजनीतिक अनुभव के साथ सांगठनिक अनुभव के भी उस तरह से नहीं रहे जिस तरह से शिवसेना को खड़ा करने के लिए इन्होंने ठाकरे साहब ने काम किया था। आज शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में उनको छोटे ठाकरे के रूप में जाना जाता है। ऐसे केवल एक शिंदे नहीं बल्कि अनेक शिंदे के मन में विरोध, प्रतिरोध और इग्नोर, ये चीज लगातार 2.5 साल में हुई। अभी हमारे सज्जन ने कह रहे थे कि 2.5 साल पहले क्यों नहीं निर्णय लिए। हम दूसरे तरह से इसे आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, महाआघाड़ी के गठबंधन करना यह उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़ा करता है। बहुत जल्दीबाजी कर दिए। बीजेपी से गठबंधन तोड़ना ठीक था, टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्ता में बने रहने के बाद सत्ता को संभालना बड़ी चुनौती थी, जिसमें पुत्र मोह कहीं ना कहीं इनके पास ज्यादा आ गया, परिवार का वर्चस्व ज्यादा। गृह मंत्री बनाते हैं वो जो आरोपों से घिरे हैं, बड़े दस्तावेज हैं इनके सामने सवालों के। अब देखिए अगली बात, और जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, किसी भी दल के लगभग 80% उसके विधायक यदि विरोध में चले जाए, इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ नहीं, महागड़बड़ है, रिफॉर्मिंग है। और आपने जो संकेत किया, क्या बीजेपी खामोश है? अब अंतिम परिणाम की तरफ महागठबंधन के बूझने की अंतिम लौ दिखती है और यह शिवसेना की रिफॉर्मिंग दिखती है। यदि इतने लोग चले गए तो मुझे लगता है शिवसेना उसी इकबाल पर आ जाएगी, उसी पिंड पर आ जाएगी जो ठाकरे साहब ने किया था। और इसीलिए शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ पाना कठिन है, लेकिन शिवसेना को विचार के रूप में खड़ा कर पाना बड़ा आसान है। 2.5 वर्ष में आपने अभी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में आपने जिन सवालों को उठाया, वो तो जवाब है स्वयं पूरे महाराष्ट्र के 2.5 साल का, कि पालघर में क्या हो रहा है, किन किन मसले पर आप खामोश हैं, इतनी जल्दीबाजी क्या थी। देखिए, प्रोग्रेसिव होना ठीक बात है,
लेकिन पिंड से अलग होना जनता स्वीकार नहीं करती। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की बुनियाद मतलब हिंदुत्व, देश, राष्ट्र सर्वोपरि, और वर्तमान के मुख्यमंत्री ने इसको भुला के परिवार को आगे कर दिया और साम्राज्य स्थापित करने में लग गए। मुझे लगता है अपनों को इग्नोर करना, अपनों से मिलना नहीं, यह मातोश्री में जाना, यह तो इमोशनल कार्ड है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता बड़ी चतुर है और इस बात को समझती है। कुल मिला के अंतिम कमेंट के आधार पर एक कहूंगा कि शिवसेना की रिफॉर्मिंग हो रही है, शिवसेना टूट नहीं रही है, शिवसेना घर वापसी कर रही है, विचार वापसी कर रही है और अपने पिंड पर आ रही है। बिल्कुल, विचार वापसी कर रही है, घर वापसी कर रही है। लेकिन जो संकेत, जो कल जिस तरीके की बात करी उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने इमोशनली उन्होंने सोशल मीडिया पे बात की वहाँ की जनता से, और अभी तक जो भी संकेत उन्होंने दिए हैं इस पूरे प्रकरण को ठीक करने के लिए, या जो पार्टी में जो फूट पड़ी है उसको, उससे निपटने के लिए उपाय के रूप में उन्होंने जो जो चीज़ें पेश की है, मुझे लगता है वो भी सारी सांकेतिक है। उन्होंने कोई भी वैसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने कल कहा कि हम इस्तीफा लिख करके रखे हुए हैं, जब चाहे तब इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने ये जो मुख्यमंत्री आवास है वो तो छोड़ दिया, मातोश्री में आ गए, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। उनके पुत्र ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद हटा दिया, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। यानी सब समझते हैं कि यह राजनीति हो रही है केवल, और जो शिवसेना है वो किसी भी हालत में कुर्सी से चिपके रहना चाहती है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती है। मुझे लगता है ये भी उनके लिए बड़ा ही नेगेटिव गया है। इसीलिए कल से लेकर के आज तक भी जो है लगातार उनके विधायकों का एकनाथ शिंदे के गुट में जाना अभी जारी है। एक चीज़ जो आपने सौरभ जी कही कि अनुभवहीनता, और सरकार के 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके लिए गए फैसले, और दूसरी तरफ जो है हिंदुत्व का मुद्दा, जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने उनके अनुभवहीनता को, या सरकार के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में उन्होंने जो फैसले किए उन फैसलों पे सवाल नहीं उठाया, बल्कि जो कोर एजेंडा है उस कोर एजेंडा पे सवाल उठाया। ये पूरा बवाल जो है उसको लेकर के किया, और उस कोर एजेंडे पे ही उन्होंने पार्टी को बहुत बड़ा कहें जो एक घात पहुंचाया, और पूरे पार्टी को कहीं ऑलमोस्ट तोड़ करके अपने साथ कर लिया। क्या आपको लगता है कि यही एक मुद्दा है, यही एक हिंदुत्व का एक मुद्दा है जो महाराष्ट्र में अब जो है एक सेंटर पॉइंट है, और सभी पार्टियों को उसके इर्द गिर्द ही अब आगे की राजनीति करनी होगी? या आपको लगता है कि सरकार अपने कामकाज के बूते भी वहाँ पर चल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति है चतुष्कोणीय है। अब अगर ये शिवसेना में 2 फाड़ हो गया तो मुझे लगता है एक 5वीं पार्टी भी हो जाएगी, एक 5वां गुट भी हो जाएगा, तो राजनीति जो है वहाँ की और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ऐसे में मुद्दे का चयन किस तरीके से, मैं अपने सारे पैनलिस्ट से जानना चाहूँगा। जी मुकेश जी, गौर करने वाली बात यह है जी, महाराष्ट्र के सभी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, यह जन विरोध नहीं हुआ है सरकार के खिलाफ, बिल्कुल ये जन प्रतिनिधियों का विरोध है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा मुकेश जी गौर करेंगे। बिल्कुल, यह जन विरोध नहीं है, जन प्रतिनिधियों का विरोध है। और जन प्रतिनिधि ने कौन लोग हैं? शिव सैनिक हैं, जो शिवसेना के बैनर तले विधायक हैं, अर्थात वो कोर हैं, और कोर ने विरोध किया है। इसका मतलब क्या हुआ? विचार का विरोध। सीधा सीधा सवाल, इसमें समझने जैसा क्या है? एक बात। दूसरी बात, कुछ मंत्रियों को छोड़ के जो एक लंबी दस्तावेज घूम रहा है, दौड़ रहा है, उसमें उनके बेटे का हस्तक्षेप, यानी उप मुख्यमंत्री की भूमिका में कार्य करने का आरोप है। बिल्कुल। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और मंत्री और विधायक को इग्नोर कर दिया गया। सभी प्रकार की फाइलें, दस्तावेज, ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि पर मंत्री से कम सलाह लिया गया है, विमर्श किया गया है, परिवार से ज्यादा किया गया है। मुझे लगता है ये जब भी जितने भी इनके अपने विधायक हैं उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी फाइल पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। तो ये एक चीज केवल नहीं है, इस पूरी कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, और साथ में शिव सैनिकों की तपस्या, यानी उनकी पहचान हिंदुत्व, भारत, भारतीयता, राष्ट्र पर आघात लगता है, ऐसा उनका मत है, इसलिए शिंदे के पास चले गए। अन्यथा शिंदे के साथ कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को लगा कि एकनाथ शिंदे जो है उस कोर एजेंडे पे हैं, और शायद जो है अगला, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि कोई भी विधायक जो है केवल 5 साल के नहीं, वो अब आगे की देख के चलता है, वो अगला चुनाव जीतेगा नहीं जीतेगा, उसका आगे करियर क्या होगा, उसके लिए भी फैसला करता है। राजपूत जी, जो 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, अगले 2.5 साल के लिए
जो आपके विधायक थे वो सत्ता में थे, जो विधायक मंत्री नहीं थे वो भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में रणनीति के तौर पे या नेता के तौर पे जो फैसले किए जाने चाहिए थे वो फैसले नहीं हो रहे थे, और जो विधायक थे आपके उनको लग रहा था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस एजेंडे पे वो जीत के आए थे पार्टी उस एजेंडे से दूर जा चुकी थी, इसलिए वो वापस उस एजेंडे में लौटने के लिए, घर वापसी के लिए उन्होंने ये बगावत की, या एकनाथ शिंदे ने जो झंडा उठाया उस बैनर, उस झंडे के तले सारे नेता जो हैं, सारे विधायक जो हैं एक साथ खड़े हो गए। क्या आपको लगता है कि ये भूल थी, चूक थी, जिसका अंदाजा जो है अब उद्धव ठाकरे को भी हो रहा है? देखिए मुकेश जी, भूल थी, चूक थी, हर इंसान से होती है। तो माननीय पक्ष प्रमुख हैं उद्धव साहब ठाकरे, और हम ये नहीं कह सकते, जो उन्होंने सही समझा होगा वो किया होगा, जो पार्टी के फेवर में होगा वही किया होगा। और हिंदुत्व की जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल निराधार है कि हिंदुत्व को छोड़ा है। मैं बार बार आपके शो में भी, किसी भी और शो में भी हमेशा ये कहता हूँ, हिंदुत्व कहीं भी नहीं छूटा, और माननीय पक्ष प्रमुख भी यही कहते हैं कि कहीं हिंदुत्व छूटा नहीं है। पीछे भी उन्होंने कई चीजें बोली, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप कोई सरकार चलाते हैं, चाहे वो राज्य चलाते हैं, केंद्र चलाते हैं, तो उसमें कई चीजें होती हैं, हर चीज को साथ में लेकर चलना होता है, चाहे कोई किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। बात हिंदुत्व की है। अगर 56 सालों से, अभी लगभग 3 दिन पहले ही हमने 56वां वर्ष पूरा किया है, और तो समझ लीजिए कि 56 वर्ष में हमने हिंदुत्व का जो परचम लहरा रखा है आज भी हमारे साथ है। अगर ठीक है, घर के अंदर गलतफहमियां, कुछ आपस में मनमुटाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे मेंबर है, हमारे फैमिली के हैं। अगर कहते हैं किसी से कोई गलती हो जाए, गलती से मक्खी मर जाए, तो उसकी जो मक्खी अगर गलती से पता चल जाए तो वो हाथी नजर आने लग जाती है। तो इस समय छोटी सी भी कोई गलती है तो बहुत बड़ी नजर आने लग गई है, लेकिन जरूर इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसका समाधान जरूर है हर चीज का। दुनिया में राज जी, जिस गलती को आप छोटी गलती कह रहे हैं उस गलती ने आपकी सरकार को गिरा दिया है। आपकी सरकार गिर गई है, आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, आपके हाथ से वो सारी चीजें जो कल तक थी सारी चीजें निकल रही हैं, पार्टी आपकी टूट चुकी है, आपके हाथ साथ जो है 10 विधायक भी नहीं है, आपके सांसद भी टूट रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक बुला रहे हैं, वहां पर लोग नहीं आ रहे हैं, आप मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, वहां मंत्री नहीं आते, आप कह रहे हैं छोटी सी चूक है। मुकेश जी, जो उधर बैठे हैं वो भी तो हमारे ही हैं, वो कौन सी पार्टी के हैं? नहीं तो आप भी उधर ही चले जाइए, मुझे लगता है कि आप भी उधर जाइए, क्योंकि जहां हिंदुत्व का एजेंडा है, जहां हिंदुत्व है, जनता उसी के साथ है। और अगर हिंदुत्व से कभी हटा ही नहीं हूं मुकेश जी, मैं तो हिंदुत्व से कभी हटा ही नहीं, मैं तो कभी हिंदुत्व से हटा ही नहीं, हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं। और आपको याद होगा, मैंने वैदेही जी, ठीक है वैदेही जी, मुझे लगता है संपर्क इनसे टूट गया है। जैसे वैदेही जी, क्या आवाज आ रही है आपको? वैदेही जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? लगता है वैदेही जी से संपर्क टूट गया है। जैन जी, क्या आवाज आ रही है आपको? तो मेरे को आवाज आ रही है, लेकिन हाँ मेरा शायद वीडियो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो सौरभ मालवीय जी ने कहा है, सौरभ मालवीय जी जो कह रहे थे, क्या आप उससे सहमत है? कि आपको लगता है कि सही में जिस तरीके से काम होना चाहिए था, जिस तरीके से परिवार को, जिस तरीके से पार्टी को चलाना चाहिए था, उस तरीके से पिछले 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और उसी का ये नतीजा है कि आज ये दिन उद्धव ठाकरे जी को देखना पड़ रहा है? पहली बात, मैं फिर से आपके पीसीआर को बोलना चाहूंगा कि मेरा फिर से वीडियो दिख नहीं रहा, वो जरा संभाल लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक कर लूंगा, आप बोलिए, मैं आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, कि ये कहना कि उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति बदलती है, जिस प्रकार से कोई अपने पिताजी ने या माँ ने संभाला होगा, मैं इसके लिए माँ का और पिताजी का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के आरोप इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के ऊपर या सभी, या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इसी प्रकार के आरोप लगे हैं। तो ये आरोप लगते हैं कि भैया आप उनके तरीके से नहीं संभाल पा रहे, ये कॉमन चीज है। तो मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे ने जो जिस प्रकार से उनको चलाना चाहिए था 2012 से, वैसे उनके हाथ में कमान तो 2002 से आ गई थी, नंबर 2, और जो मैं जानता हूं वो करीब करीब एक्टिव 1995 के भी पहले से थे, लेकिन ज्यादा पर्दे पे नहीं आते थे, तो यानी वो एक्टिव थे। रही बात किसको क्या मिला, तो मैं फिर से यही बोलता हूं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद चाहिए था, जो उन्होंने मांगा था भारतीय जनता पार्टी को कि मुझे 2.5 साल का बनाइए। वो मुझे बोला या नहीं बोला, कि शिव सैनिक को बोला, ये बात डिस्कशन की, लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे उन्होंने उनके दिल में होगा, यानी अपने खुद के लिए मांग, लेकिन वो नहीं मिला, इसके लिए वो यहाँ आ गए। आज ये बात है, आज हिंदुत्व की बात बोलेंगे तो हिंदुत्व का कौन सा क्या काम उद्धव ठाकरे ने नहीं किया है,
आज भी वो अयोध्या जाके आए। वो उन्होंने ये भी कल कहा था, आई एम नॉट सेइंग एज, मैं यहाँ पे शिव सैनिक वगैरह नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला है, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कल बोला था कि मुख्यमंत्री होते हुए हिंदुत्व की बात करने वाला महाराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री मैं हूँ। ये भी एक रियलिटी है। अगर दूसरे कोई होंगे, हिंदुत्व की इस प्रकार से बात कभी देवेंद्र फडणवीस ने, देखिए ये कल भी बात हुई थी, बोलना और करना दोनों में अंतर दिख रहा है लोगों को, और शिव सैनिकों को दिख रहा है, आम लोगों को छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं बात अलग है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, करना चाह रहे फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार में जो आपके साथी हैं वो आपको करने नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल से बदल गए उद्धव ठाकरे और वो हिंदुत्व के दुश्मन हो गए, वह हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चाहते थे। लेकिन उनके जो साथी थे महाविकास अघाड़ी में, कांग्रेस और एनसीपी, वो उनको करने नहीं दे रहे थे, और इसीलिए उनका जाना जो है हिंदुत्व के लिए जरूरी हो गया था कि हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ना है तो इनको जाना ही पड़ेगा, इसलिए सारी चीजें हुई। वैदेही जी, मैं इसी पे आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या जरूरी था इनका जाना हिंदुत्व के? बोलना चाहूंगा जी बोलिए मुकेश, एक सेंटेंस मुझे बोलना। जी शायद ये पैनल को पता है या नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये सबके लिए जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि शिवसेना की जो शुरुआती अलायंस है 1969 के बाद, वो कांग्रेस से हुआ है। उसके बाद बिल्कुल कांग्रेस से नजदीकी उनकी रही है, इमरजेंसी का भी साथ उन्होंने समर्थन किया था। 1980 में बाला साहब ने कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिए थे, वो है इतिहास, सबको पता है, ये डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन वो बात पुरानी बात थी, वहां की जो परिस्थिति थी उस समय की, उसके हिसाब से बात थी। तो लेकिन आज की परिस्थिति में, जिस चीज पे, जिस एजेंडे पे आप चुन के आए थे, जनता ने मैंडेट दिया था आपको, और आप उसके खिलाफ चले गए, वैदेही जी। नहीं, जनता ने डेफिनेटली इनको मैंडेट दिया था कि बाला साहब वाला शिवसेना देखने के लिए, और ये एक नेचुरल अलायंस था शिवसेना और बीजेपी, जिसको लोगों ने अडॉप्ट कर चुके थे, और सालों से, वर्षों से, जब से शिवसेना बनी है तब से ये अलायंस है एग्जिस्टेंस में। और अचानक एक अननेचुरल अलायंस के साथ जब शिवसेना चली गई तो पॉलिटिकल उथल पुथल तो हो गया, बट कॉमन मैन को भी वो बहुत ज्यादा रास नहीं आया, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने भले ही कांग्रेस को या इंदिरा गांधी जी को मदद की होगी या उनसे मिलने गए थे, समर्थन दिया होगा, बट आपने बाद में जब जो भी कुछ हो रहा था अपीजमेंट पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ज्यादा, तब बाला साहब ठाकरे ने ही ओपन स्टेटमेंट दिए थे कि जो भी इनके सामने, बाला साहब ठाकरे को किसी इंडियन से तकलीफ नहीं थी, उनको सोनिया गांधी के लीडरशिप में नतमस्तक होना पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी उनको भारतीय नहीं समझा, उन्होंने हमेशा उनको इटालियन ही समझा था। और जब से पार्टी का नेतृत्व बदला कांग्रेस का, बाला साहब ने भी अपनी भूमिका बदली, और उन्होंने यही कहा था कि आपको कांग्रेस के सामने हथियार नहीं डालने हैं, और एक हिंदू इंदिरा गांधी के साथ थोड़ा बहुत समर्थन दिखाना और सोनिया जी आने के बाद समर्थन न दिखाना, ये एक बड़ा दौर था, शायद शिवसैनिक भूल रहे हैं। तो राजनीतिक परिभाषाएं बहुत बदलती गई समय समय पे, बट उद्धव ने आने के बाद बहुत बड़ी गलतियां ये की कि अपने ही लोगों को दूरियां बना के रखी, अपने आजू बाजू में इतने सारे लेयर्स क्रिएट किए। तो खानविलकर एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो कभी किसी को उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं देते थे, और जो भी बड़े नेता जाते थे तो उनको आदित्य के सामने खेल देते थे। बिल्कुल। और आदित्य आप जिस एज का है उससे भी छोटे एज में ये लोग बाला साहब के लिए काम करते थे, और आज ये लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, वो नहीं चाहते थे कि आदित्य जैसे यंग नेता से वो बिल्कुल बच्चे, इनफैक्ट यंग नेता क्या उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने बड़ा हुआ, हाफ पैंट पहन के जो खेलता था, आज उनसे ऑर्डर लेना पड़ रहा है, तो किसी के भी ईगो पे लग सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। मुझे लगता है कि ये जो है बहुत ही सामान्य चीज़ है। अब ये चीज़, एक चीज़ अब अभी लगातार हमारे पास खबर आ रही है, लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली कुछ ही घंटों में पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर आगे की चर्चा होगी। और जो कुछ विधायक थे, 4 और विधायक जो है वो गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ भी संख्या बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है कि 37 प्लस जो है, करीब 40 के आसपास का आंकड़ा जो है वहाँ गुवाहाटी में पहुँच चुका है। कल हालांकि 46 का आंकड़ा वो बता रहे थे, लेकिन अभी जो है जो सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 40 से ज़्यादा आंकड़े जो हैं वहाँ पर विधायक पहुँच चुके हैं, और सरकार बनाने के लिए जो ज़रूरी आंकड़े हैं, जो मैजिक नंबर है, वो पहुँचते जा रहा है। इस बीच शरद पवार ने कहा है कि हम आखिरी वक्त तक जो है वो बचाने की कोशिश करेंगे सरकार को, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि हम विपक्ष में बैठने को
को भी तैयार हैं। मैं माइनकर जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी के जो हालात हैं, आपको लगता है अभी भी, जैसा कि राजपुंज कह रहे हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाए, क्या आपको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक वेटरन जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी की स्थिति को देख करके क्या आपको लगता है कि सरकार बचेगी? क्या जो महाआघाड़ी गठबंधन है वो बचा रहेगा, या नई सरकार बनने की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है? तो फिर से बोलूंगा कि मेरा वीडियो ठीक कीजिए। आपकी आवाज आ रही है, मैं ठीक है, लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, आप बताएं जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। देखिए, ये अगर फिगर एकनाथ शिंदे, जो मैं चीज बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप बोले कि टेक्निकल है। नरहरि झिरवाल डिप्यूटी स्पीकर के केबिन में ये 37 एमएलए अगर गए और उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं, तो उसी वक्त मेरे से लिख लीजिए, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, और चाहे एकनाथ शिंदे चाहते हैं या नहीं वो छोड़ दो, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे, और हो सकता है उनको अपनी पार्टी मर्ज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बीजेपी का रवैया है इस प्रकार से वो चाहेंगे कि मर्ज हो जाए, तो ही बीजेपी की स्ट्रेंथ उनके साथ मिला के 143 हो जाए। ये सब कुछ निर्भर है। ये चलिए, अगर बीजेपी ऐसा करती है, मर्ज कर लेती है, तो मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे पर एक एहसान होगा, क्योंकि तब उनकी पार्टी जो है वो बची रह जाएगी। तो अगर बीजेपी अगर ऐसा करती है तो ये बीजेपी 37 होंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं, 37 से तो ज्यादा हो गया। अब इस पे किसी को कोई संशय नहीं है कि आपको संशय है, आपका मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी से आपकी काफी नजदीकी है, शायद इसीलिए आपको संशय हो रहा है। गुवाहाटी क्यों जाके बैठे? क्योंकि आपकी गुंडाई देख चुके हैं ना वो महाराष्ट्र में, इसीलिए वहां जाकर के बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी गुंडाई सरकार की देख चुके हैं ना। अगर महाराष्ट्र में रहते तो ऐसे बात थोड़ी करते। तो जहां से वो कंफर्टेबल है वहां से बात कर रहे हैं, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा होता है, भाजपा की भी गुंडाई देख चुके हैं जो यहाँ से, हाँ हो सकता है। देखिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। जब भी इस तरीके की स्थिति आती है, बगावत होती है सरकार के खिलाफ, देखिए आप समुद्र में रह करके मगर से बैर नहीं कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में होते तो महाराष्ट्र के समुद्र में अभी तो फिलहाल जो मगर है वो तो उद्धव ठाकरे ही है ना। आसाम में लेके जाने का अधिकार क्या है? कौन है ये? अच्छा, ईडी से आप रेड करवाते हो, वो प्रताप सरनाइक आप, चलिए इस पे बहस बाद में कर लेंगे, इस पे बहस बाद में कर लेंगे। सौरभ जी जो इतना खर्चा किया है, हाँ, उसके लिए ईडी क्यों नहीं लगाते? इतना जो आपने खर्चा, ठीक है, आप मांग कर लीजिएगा, आप मांग कर लीजिएगा, सरकार मान लेगी तो वहाँ खर्चा का। अब भाई वो अपने खर्चे से होटल में रह रहे हैं, तो इसमें ईडी क्या करेगी? भाई अपने खर्चे से होटल में रह रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मगर रहे या सांप रहे, मैं तो मांग कर रहा हूँ। कौन सांप है कौन मगर है देख लूंगा, मैं मांग कर रहा हूँ। ठीक है, सौरभ जी क्या कहेंगे? क्या सरकार बन रही है? देखिए मुकेश जी मैं यही कहूंगा कि सभी लोग कह रहे हैं कि विधायक भाग गए, बागी हो गए, लेकिन न विधायक भागे हैं न बागी हुए हैं, ये विधायक भगवा हो गए हैं। बिल्कुल ना भागे हैं ना बागी हुए हैं, भगवा हो गए हैं, और इसीलिए जो है वो गुवाहाटी में जाकर के बैठे हैं। जी मुकेश जी मैं रोकता हूँ, जी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आखिरी कमेंट लूंगा बलवीर जी, राजपुंज जी राज जी मैं आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, बोलिए। मुकेश जी देखिए, भगवा थे, भगवा है और भगवा रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की बात है, शिवसेना हमेशा सामने रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी भगवा की बात करती है तो वो भगवा जो है ना वो दिया हुआ भी शिवसेना। ये बात अगर पहले से बोल दी जाती यार, इस पे अमल कर लिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आप भगवा थे, भगवा है और भगवा रहे, यही सब चाहते हैं। क्योंकि बीच में आपने रंग बदल लिया था, इसीलिए सारी चीजें हुई है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए राजपुंज जी आपका, वैदेही तामर जी आपका, जयंत माइनकर जी आपका और सौरभ मालवीय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और हमारे साथ अपनी विचारों को साझा किया। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर जो ये सरकार गिरने की नौबत आ गई है, सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है, या देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बन रही है और सरकार बदल रही है। इससे ये लगता है कि अब पूरे देश में माहौल भी बदल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।